फ्रेंड्स, आप सभी का कैरियर विनर पे स्वागत है। आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। आज हम इस क्वेश्चन सीरीज में 2 चैप्टर से जो क्वेश्चन आया हुआ है उसको देखेंगे। पहला चैप्टर होगा शैव और भागवत धर्म। दूसरा होगा 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में राजनीतिक दशा क्या थी, उससे जो क्वेश्चन आया हुआ है उसको हम लोग देखेंगे। इससे पहले हम लोगों ने जैन धर्म, बौद्ध धर्म, वैदिक काल, सैंधव सभ्यता और पाषाण काल से जो भी क्वेश्चन आया हुआ है हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। अगर कोई फ्रेंड्स अगर नहीं देखा हो तो आप जाकर प्लेलिस्ट में शुरू से वीडियो देख सकते हैं। ये सीरीज़ आप लोग के लिए बहुत ही बेनिफिट होगा, खासकर जो बीपीएससी एग्ज़ाम कंडक्ट करने जा रही है टीचर के लिए, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और दरोगा अभ्यर्थियों के लिए भी ये सीरीज बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर आएगा। इस सीरीज में हम इतिहास के प्राचीन काल का एक वीडियो बनाते हैं और फिर मॉडर्न हिस्ट्री का एक चैप्टर का क्वेश्चन देखते हैं। तो अभी हम लोग प्राचीन काल का क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। दोस्तों, कुछ ही दिनों में हम ज्योग्राफी का भी क्वेश्चन सीरीज चलाएंगे, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट सीरीज होगा। इसलिए आप लोग इसको ज़रूर देखिए और दोस्तों को शेयर और सब्सक्राइब भी कराइए, ताकि हमें भी वीडियो यानी क्वेश्चन सीरीज बनाने में अच्छा लगेगा। अगर जिस फ्रेंड को इस क्वेश्चन की ज़रूरत हो तो मेरे टेलीग्राम के चैनल से जुड़ सकते हैं। वहाँ पे बेहतरीन नोट्स दिया जाएगा। चलिए दोस्त, अब हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत के विश्वोत्पत्ति विषय धारणाओं के अनुसार 4 युगों के चक्र का क्रम इस प्रकार है। तो क्या है? ये कृत है, त्रेता है, द्वापर है और कलियुग है। तो कृत किसको बोला गया है? कृत सतयुग को बोला गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत में शैव संप्रदाय था? तो ये मतमयूर था। अगला क्वेश्चन है, अर्धनारीश्वर मूर्ति में आधा शिव और आधा पार्वती प्रतीक है। तो क्या चीज़ प्रतीक है? पुरुष और नारी का योग, देवता और देवी का योग, देव और उसकी शक्ति का योग, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये देव और उसकी शक्ति का योग प्रदर्शित करता है। शिव और पार्वती की संयुक्त मूर्तियाँ किस युग से बनना स्टार्ट हुआ था? तो ये गुप्त युग से, और पार्वती युग में विशेष रूप से उकेरी गई थी ये सब। इसी संयोग का वर्णन कालिदास ने कुमार संभव में अत्यंत यत्नपूर्वक किया है। तो इसका उल्लेख कहाँ किया गया है? तो कालिदास के कुमार संभव में। तो यहाँ से एक क्वेश्चन है कि कुमार संभव के लेखक कौन है? तो कालिदास है। शिव और पार्वती का परस्पर इतना तादमय हुआ कि दोनों की सन्निहित मूर्ति अर्धनारीश्वर के रूप में समाज में चल पड़ी। अगला क्वेश्चन है, नैनार कौन था? तो हम लोग जानते हैं कि भक्ति आंदोलन की शुरुआत जो है दक्षिण भारत में होती है, और दक्षिण भारत में 2 संप्रदायों की प्रमुख भूमिका रही। एक वह संप्रदाय जो भगवान विष्णु की उपासना करने वाले विष्णु भक्त यानी अलवार कहलाए, और दूसरा वह थे जो शिव की उपासना करने वाले शिव भक्त नैनार कहलाए। इन्होंने ईश्वर के प्रति मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग बताया। कैसे? तो उन्होंने बताया कि व्यक्तिगत प्रेम और समर्पण से ही मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। इन्होंने जाति और इसकी कठोरता का विरोध किया था। कौन? नैनार और अलवार ने। तो नैनार कौन हो जाएगा? यहाँ शैव हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अलवार संत नहीं है? तो इसमें अलवार संत तिरुज्ञान नहीं है, क्योंकि तिरुज्ञान जो है नैनार संत है। पोयगई, पुडम और तिरुमंगई ये तीनों जो है अलवार संत थे।
अगला क्वेश्चन है, भागवत संप्रदाय के विकास में किसका देन अत्यधिक है? तो ये गुप्त शासन काल का अधिक है। ये जो गुप्त शासक था, गुप्त सम्राट का जो राजधर्म क्या था? तो ये भागवत राजधर्म था। और गुप्त शासकों ने परम भागवत का उपाधि धारण किया। और इनका जो गुप्त साम्राज्य था उसका चिन्ह क्या था? तो विष्णु जी का जो वाहन है ना, वही गुप्त राजा का चिन्ह था। तो विष्णु जी का वाहन क्या है? तो गरुड़। तो अगर यहाँ से क्वेश्चन आता है कि गुप्तों का राज चिन्ह क्या है, तो आप लोग याद रखिएगा विष्णु जी का वाहन यानी गरुड़। और परम भागवत की उपाधि कौन धारण करता था? तो ये गुप्त शासक करता था। और गुप्त शासक का राजधर्म क्या था? भागवत संप्रदाय था। तो यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन है, आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भागवत धर्म के प्रवर्तक थे। तो भागवत धर्म के प्रवर्तक कौन थे? कृष्ण थे। और इनका ये कहाँ के थे कृष्ण जी? तो ये मथुरा के थे। उन वासुदेव का पुत्र होने के कारण वासुदेव कृष्ण भी कहा जाता है कृष्ण को। ये इसकी चर्चा कहाँ है? तो छंदोग्य उपनिषद में है। छंदोग्य उपनिषद में उनको क्या कहा गया है? तो देवकी पुत्र कहा गया है। और वो किसका शिष्य था? तो घोर अंगरीश का शिष्य था। कृष्ण किसका शिष्य था? तो घोर अंगरीश का। घोर अंगरीश का शिष्य था। कौन? तो ये वासुदेव कृष्ण यानी वसुदेव का पुत्र कृष्ण जी, जिनको हम देवकी पुत्र भी कहते हैं। तो ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है? तो ये छंदोग्य उपनिषद में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देवता को कला में हल के लिए प्रदर्शित किया गया है? तो कृष्ण जी का भाई का नाम बलराम था, इन्हीं को और बलराम को ही हलधर के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, भागवत संप्रदाय में भक्ति के रूपों की संख्या कितनी है? तो ये 9 है। अगला क्वेश्चन है, हेलियोडोरस का वेश नगर अभिलेख संदर्भित है। तो किससे संदर्भित है? तो केवल वासुदेव से संदर्भित है। हेलियोडोरस कौन था? तो ये यवन के राजदूत था। और इन्होंने जो है भागवत धर्म ग्रहण किया। भागवत धर्म से संबंध प्रथम उपलब्ध प्रस्तर स्मारक विदिशा का गरुड़ स्तंभ है। विदिशा वेशनगर को ही कहा जाता है। और हेलियोडोरस जो है भागवत धर्म ग्रहण किया और तथा इस स्तंभ की स्थापना करवाकर इसकी पूजा की। तो वेशनगर का गरुड़ स्तंभ जो है किसने स्थापना किया? तो हेलियोडोरस ने। और इसकी पूजा की। इस पर उत्कीर्ण लेख में हेलियोडोरस को भागवत और तथा वासुदेव को देवस अर्थात देवताओं का देवता कहा गया है। तो हेलियोडोरस जो विदिशा का गरुड़ स्तंभ बनाया था उस पे लेख उत्कीर्ण है, जिसमें हेलियोडोरस को क्या कहा गया? भागवत। और वासुदेव को क्या कहा गया? देवताओं का देवता। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। आप लोग सही ढंग से सुनिएगा तो जरूर आपको याद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भागवत धर्म से संबंधित प्राचीनतम अभिलेख साक्ष्य क्या है? तो हेलियोडोरस का वेशनगर। अगला क्वेश्चन है भागवत धर्म का ज्ञात सर्वप्रथम अभिलेखी साक्ष्य क्या है? तो यह वेशनगर का गरुड़ स्तंभ। अगला क्वेश्चन है वेशनगर का अभिलेख हेलियोडोरस कहाँ का निवासी था? तो ये कहाँ का निवासी था? ये था तक्षशिला का और यवन राजदूत था। अगला क्वेश्चन है विष्णु के किस अवतार को सागर से पृथ्वी का उद्धार करते हुए अंकित किया गया है? तो ये वराह को।
इसको याद रखिएगा। विष्णु के किस अवतार को सागर से पृथ्वी का उद्धार करते हुए अंकित किया गया है? तो वराह को किया गया। और वराह कौन था? तो ये भगवान विष्णु ने दैत्यराज हिरण्याक्ष का वध करने के लिए वराह का रूप धारण किया था। किसको वध करने के लिए? हिरण्याक्ष का, यही धारण किया था और उसके चंगुल से धरती को छुड़ाया था। किसके चंगुल से? तो ये हिरण्याक्ष के चंगुल से। अगला क्वेश्चन है, भारत में आस्तिक और नास्तिक संप्रदायों में कौन सा विभेद लक्षण है? तो कौन सा विभेद लक्षण है? तो है ईश्वरीय सत्ता में आस्था, पुनर्जन्म के सिद्धांत में आस्था, वेदों की प्रामाणिकता में आस्था और स्वर्ग तथा नरक की सत्ता में विश्वास। तो ये वेदों की प्रामाणिकता में आस्था, यही अंतर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मोक्ष के साधन के रूप में ज्ञान, कर्म और भक्ति का समान महत्व देता है? तो ये समान महत्व कौन देता है? भगवत गीता में। किसको किसको? ज्ञान, कर्म और भक्ति, तीनों को ये इसमें समान महत्व दिया जाता है। अधोलिखित में से कौन एक गीता की मुख्य शिक्षा है? तो क्या है? कर्म योग है कि ज्ञान योग है कि भक्ति योग है कि निष्काम कर्म योग है? तो ये निष्काम कर्म योग है। और निष्काम कर्म योग का क्या अर्थ होता है? तो इसका अर्थ होता है कि कर्म को जो है, जैसे हम लोग कर्म को सदैव साध्य के रूप में देखें, उसे कभी भी साधन के रूप में न ग्रहण करें। हम कर्म तो करें किंतु कर्म फल में आसक्ति न रखें। गीता के निष्काम कर्म योग में ज्ञान, भक्ति एवं कर्म का समन्वय होता है। तो निष्काम कर्म योग का मतलब क्या होता है? कि हम साध्य के रूप में देखें और उसे कभी भी साधन के रूप में न ग्रहण करें, यही अर्थ होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन प्रस्थान त्रयी में सम्मिलित नहीं है? तो ये भागवत नहीं है। और प्रस्थान त्रयी किसको कहा गया है? यानी उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और भगवत गीता को वेदांत की प्रस्थान त्रयी कहा जाता है। किसको किसको? उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और भगवत गीता को, क्योंकि ये वेदांत के सर्वप्रमुख ग्रंथ है। तो वेदांत के सर्वप्रमुख ग्रंथ कौन है? उपनिषद है, ब्रह्मसूत्र है और भगवत गीता है। और इसी तीनों को जो है ना प्रस्थान त्रयी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, वह प्राचीन स्थल जहाँ 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन किया गया था, तो क्या है? ये नैमिषारण्य है। यानी 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन किया था। उत्तर प्रदेश के सीतापुर जनपद के नैमिषारण्य में, तो नैमिषारण्य कहाँ है? उत्तर प्रदेश के सीतापुर जनपद में है। 60,000 मुनियों का निवास माना जाता है। यहीं पर सूत गोस्वामी ने शौनक एवं अन्य मुनियों के समक्ष संपूर्ण महाभारत कथा का वचन तब किया था जब वे यज्ञ संपन्न कर रहे थे। इसके पूर्व महाभारत कथा का वाचन वैशंपायन राजा जनमेजय के लिए किया था। तो नैमिषारण्य कहाँ है? तो ये सीतापुर जनपद में है। अगला क्वेश्चन है, रामायण के किस कांड में राम और हनुमान की पहली भेंट का वर्णन है? इसका आंसर जो है आप लोग कमेंट में ज़रूर लिखिए, देखते हैं कि आप लोग को आता है कि नहीं। अगर आप लोग कमेंट करेंगे और सही होगा तो ठीक है, गलत होगा तो हम उसका आंसर ज़रूर देंगे। अच्छा क्वेश्चन है, धर्म से रिलेटेड है, तो ज़रूर आप लोग बताइए। रामायण के किस कांड में राम और हनुमान की पहली भेंट का वर्णन है? चलिए दोस्त, अगला क्वेश्चन है, कलिका पुराण किस धर्म से संबंध है? तो कलिका पुराण जो है ये शाक्त धर्म से है। कलिका पुराण को कलि पुराण भी कहा जाता है।
यह हिंदू धर्म के शाक्तवाद परंपरा में 18 पुराणों में से एक है। कल्का पुराण शाक्त धर्म है और शाक्त धर्म जो है 18 पुराणों में से एक है। अगला क्वेश्चन है, पुरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में निकाली जाती है? तो पुरी में रथ यात्रा भगवान जगन्नाथ के सम्मान में निकाली जाती है। अगला क्वेश्चन है, नासिक में कुंभ मेला निम्न में से किस एक नदी के तट पर लगता है? तो ये गोदावरी नदी, और ये 12 वर्ष का अंतराल पर कुंभ मेला गोदावरी नदी के पर लगता है। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से उत्तर दीजिए। तो इसमें जैन धर्म जो है, जैन धर्म क्या हो जाएगा? ये जैन धर्म जो है पावापुरी हो जाएगा। और हिंदू धर्म जो है वाराणसी हो जाएगा। इस्लाम धर्म मदीना हो जाएगा। और ईसाई धर्म क्या है? वेटिकन। अगला क्वेश्चन है, भारत के, अब ये नेक्स्ट चैप्टर है जिसमें 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में राजनीतिक दशा क्या है उसके बारे में हम लोग अब क्वेश्चन देखें। इसमें है, फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्राचीनतम प्राप्त सिक्के क्या है? सिक्के तांबे के थे कि सोने के थे कि चांदी के थे कि रंगा के थे? तो प्राचीनतम सिक्का को क्या कहते थे? तो पंचमार्क सिक्का कहते थे। और यही पंचमार्क जो है चांदी के बने होते थे और इसके ऊपर ठप्पा देकर निशान बनाए जाते थे, इसलिए इसे आहत सिक्के भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो सही सुमेलित नहीं है अंग, चंपा, कौशल, अहिछत्र, वत्स, कौशाम्बी, वत्स, विराटनगर, ये राजधानी है। तो इसमें बी गलत है, क्योंकि कौशल महाजनपद की राजधानी साकेत और श्रावस्ती है। क्या है? साकेत और श्रावस्ती, यही गलत है। सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। तो इसमें राज्य है और राजा है। तो प्रद्योत कहाँ का राजा था? तो ये अवंती का राजा था। और उदयन जो है वत्स का राजा था। और प्रसेनजीत जो है कौशल का राजा था। और अजातशत्रु मगध का था। इसके अनुसार कौन सा सही हो जाएगा? तो ये हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है, चंड प्रद्योत किस प्राचीन गणराज्य के राजा थे? तो चंड प्रद्योत जो है अवंती के राजा थे। बुद्ध काल में अवंती की राजधानी उज्जैन थी। अवंती की राजधानी कहाँ थी? उज्जैन थी। बिंबिसार के समय मगध के साथ चंड प्रद्योत का संबंध महत्वपूर्ण था। एक बार प्रद्योत के पांडु रोग से ग्रसित होने पर बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को उसके उपचार के लिए भेजा था। कौन? बिंबिसार। अगला क्वेश्चन है, अवलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। तो नंद राजा कौन है? तो ये कलिंग का है। और कैसे पता चलता है? तो खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख से नंद राजा महापद्मनंदन की कलिंग विजय सूचित होती है। इसके अनुसार नंद राजा जिनसेन की एक प्रतिमा उठा ले गया तथा उसे कलिंग में एक नहर का निर्माण करवाया। तो सर्वप्रथम कलिंग पर आक्रमण करने वाला शासक कौन था? ये महापद्मनंदन था, अशोक नहीं था। महापद्मनंदन अशोक से पहले। और उसने वहाँ से अटैक करके वहाँ से जिनसेन की प्रतिमा लाई और वहाँ एक नहर का निर्माण करवाया। किस अभिलेख के साथ किससे मिलता है? तो हाथी गुफा अभिलेख से। हाथी गुफा अभिलेख किसका है? तो खारवेल का है। इसमें फिगर दिया है और बताना है कि यह फिगर किसका है। तो ए मत्स्य है, बी जो है अवंती का है, वत्स है सी, और डी जो अंग है बिहार की तरफ अंग, तो सी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्राचीन
नगर जो महाभारत और महाभारत से दोनों में उल्लिखित है, तो इसका आंसर हो जाएगा विराटनगर। अगला क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? तो ये उदयन थे। अगला क्वेश्चन है, मगध साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य को बताना है। ए में दिया है पाटलिपुत्र पूर्व में गंगा नदी से एवं उत्तर में चंपा नदी से घिरा हुआ है। बी में है पाटलिपुत्र उत्तर में गंगा नदी से एवं पश्चिम में सोन नदी से घिरा हुआ है। यही सही है, बी नंबर सही है। अगला क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र के किस शासक ने सर्वप्रथम अपना राजधानी बनाया? ये चंद्रगुप्त मौर्य ने राजधानी बनाया। और उसका स्थापना कौन किया था? तो उदयन किया था। और जो है इसकी राजधानी जो है राजगिरी से पाटलिपुत्र कौन लाया? तो ये उदयन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र बसाया था? तो ये उदयन है। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र की राजधानी के रूप में चयन किया गया? तो ये उदयन हो जाएगा। अगला है, उदयन वासवदाता किस दंत कथा संबंधित है? तो किससे संबंधित है? तो उज्जैन से है। इस कथा को महाकवि भास ने अपने नाटक स्वप्नवासवदत्तम में वर्णित किया है। तो स्वप्नवासवदत्तम के लेखक कौन है? तो भास है। इसी की चर्चा उन्होंने इस किताब में किया है, उदयन वासवदत्ता की। इस नाटक में वत्स नरेश उदयन तथा अवंती नरेश प्रद्योत की पुत्री वासवदत्ता की प्रेम कथा का वर्णन है। अगला क्वेश्चन है, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ है? तो ये हुआ है ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में प्रारंभ में भारत के सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था? तो ये था मगध। अगला क्वेश्चन, प्रारंभिक गणतंत्र में कौन नहीं था? इस क्वेश्चन का जो है आंसर आप लोग दीजिए। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो ये लिच्छवी द्वारा किया गया था। वैशाली बुद्ध काल का सबसे बड़ा और शक्तिशाली गणराज्य था। लिच्छवी वजी संघ में सर्वप्रमुख थे। किसमें? वजी संघ में। ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतांत्रिक व्यवस्था कहाँ थी? तो वैशाली में थी। अगला क्वेश्चन है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में 16 महाजनपदों के विषय में निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में मिलता है? तो अंगुत्तर निकाय में मिलता है। सोलह महाजनपदों की सूची उपलब्ध है, तो ये अंगुत्तर निकाय में है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? तो अंगुत्तर निकाय में। महाजनपद के युग 16 जनपदों के नाम बौद्धिक साहित्य में प्राय उल्लेखित है। निम्नलिखित में किन जनपदों के नाम पाणिनि के अष्टाध्यायी में उल्लेखित है? तो इसमें पाणिनि के अष्टाध्यायी में किस जनपद का उल्लेख है? तो मगध का है, अस्मक का है और कर्मबोज का है। तो ABC ए आंसर हो जाएगा। पाणिनि जो है संस्कृत भाषा के सबसे बड़े वैयाकरण हुए हैं। इनका जन्म जो है तत्कालीन उत्तर पश्चिम भारत के गांधार में हुआ था। इनके व्याकरण का नाम अष्टाध्यायी है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में किन ग्रंथों में प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों की सूची मिलती है?
तो ये किस में मिलता है? तो अंगुत्तर निकाय में मिलता है। और किस में? भगवत सूत्र में। दो जगह मिलता है, अंगुत्तर निकाय और भगवत सूत्र। महाभारत के अनुसार उत्तरी पंचाल की राजधानी स्थित है, तो ये अहिच्छत्र है। अगला क्वेश्चन है 16 महाजनपदों के युग में मथुरा इनमें किसकी राजधानी थी? तो किसकी राजधानी थी? ये शूरसेन की राजधानी थी। अगला क्वेश्चन है चंपा किस महाजनपद की राजधानी थी? तो चंपा जो है अंग की राजधानी थी। और ये कहाँ था? तो भागलपुर और मुंगेर जिले के अंग महाजनपद के अंतर्गत थे। और महाभारत और पुराणों में चंपा का प्राचीन नाम क्या है? मालिनी। इसको याद रखिएगा, मालिनी था। अगला क्वेश्चन है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में सुक्तिमती राजधानी था किसका? तो चेदी का था। 16 महाजनपद जो है उसका राजधानी आप लोग जरूर याद रखिएगा, कभी भी क्वेश्चन उससे आता है, और खासकर बिहार के एग्जाम में तो जरूर रहता है। अगला क्वेश्चन है गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाजनपद है, तो यह है अस्मक। अगला क्वेश्चन है मगध की राजधानी कौन सी थी? तो गिरिब्रिज और या राजगिरी भी बोलते हैं। प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी क्या था? तो प्रथम राजधानी, तो इसमें ई हो जाएगा क्योंकि प्रथम राजधानी गिरिब्रिज था, राजगिरी जिसको बोलते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रही? तो ये कौशाम्बी नहीं रहा, बाकी बात तीनों है। अगला क्वेश्चन है कि प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास किस आकृति का है? तो प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास अर्धचंद्राकार है। और प्राचीन श्रावस्ती की पहचान जो है अलेक्जेंडर कनिंघम ने 1861 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के गोंडा के निकट सहेत महेत नामक स्थान से किया है। किस? सहेत महेत। अभी वर्तमान में इसका नाम है श्रावस्ती। अगला क्वेश्चन है मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं स्वयं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया? तो अजातशत्रु। और अजातशत्रु के पिता का नाम क्या था? तो बिंबिसार था, और इसकी हत्या कर दी, और फिर अजातशत्रु को उदयन हत्या कर देता है। अगला क्वेश्चन है अजातशत्रु वंश का नाम क्या था? तो हर्यक वंश था। अगला क्वेश्चन है राजकुमार जो अपने पिता की मृत्यु के उत्तरदायी था? ये अजातशत्रु। किसने मगध साम्राज्य में वजीर गणराज को हराकर आत्मसात किया? तो किसने किया? ये अजातशत्रु ने किया। और बिंबिसार किस महाजनपद को अपने मिलाया था? तो अंग जनपद को। और ये वजीर संघ को जो है अजातशत्रु ने अपने साम्राज्य में मिलाया। अगला क्वेश्चन है मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार निम्न में से किसके शासनकाल में हुआ था? तो ये शिशुनाग के शासनकाल में। अगला क्वेश्चन है मगध में नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो ये महापद्मनंदन था। और मगध का फर्स्ट क्षुद्र वंश था ये, और इसी ने सबसे पहले कलिंग पे अटैक करता है और वहाँ से मूर्ति लाता है और फिर वहाँ नहर का निर्माण करता है। अगला क्वेश्चन है मगध का कौन सा सम्राट अपरो परशुराम के नाम से जाना जाता है? तो कौन सा सम्राट है? यह है महापद्मनंदन। अगला क्वेश्चन है वाराणसी को
निम्न में से किसने अपनी द्वितीय राजधानी बनाया? तो ये क्वेश्चन गलत है, क्योंकि द्वितीय राजधानी कोई नहीं बनाया है, और ये तो प्रथम काशी महाजनपद की राजधानी था 6ठी शताब्दी ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? तो ये मौर्य वंश ने किया। एक ट्रिक है, उसको आप लोग याद रखिएगा, हसीन मासुका। इससे जो है आपको कंफ्यूज नहीं होइएगा। ह से हर्यक, सी से शिशुनाग, न से नंद वंश, म से मौर्य वंश। तो नंद वंश के बाद क्या आया? मौर्य वंश। तो इसको याद रखिएगा, हसीन मासुका। अगला क्वेश्चन है, राजा नंद का उल्लेख करने वाला अभिलेखीय प्रमाण क्या है? तो अभिलेखीय प्रमाण खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख है। कलिंग के चेदी वंश का सबसे प्रतापी शासक जो है खारवेल था, कलिंग का। इसके विषय में जानकारी का प्रमुख स्रोत हाथी गुफा अभिलेख है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित मगध राजवंशों का कालक्रम अनुसार सजाना है। तो ये ट्रिक से भी आप सजा सकते हैं। सबसे पहले हर्यक वंश, इसके बाद नंद वंश, इसके बाद मौर्य वंश, इसके बाद शुंग वंश। इसमें जो दिया है, नहीं तो हसीन मासुका पर आप बना सकते हैं। शिशुनाग वंश इसमें नहीं दिया है, डायरेक्ट नंद वंश दे दिया। तो सबसे पहले हर्यक वंश, इसके बाद जो है नंद वंश, इसके बाद शुंग वंश, इसके बाद मौर्य वंश। तो हसीन मासुका सी से जो होता है शिशुनाग वंश, इसमें दूसरा नंबर शिशुनाग होगा, लेकिन दिया नहीं है, तो इसलिए बी आंसर। गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक जिसके दरबार में संबंधित था, तो किसके दरबार में? बिंबिसार के दरबार में। और इसने ही चंड प्रद्योत को चिकित्सीय सेवा दिया था बिंबिसार के कहने पर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथन ए और बी को पढ़े और नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर का चयन करना है। ए में है, विश्व के सभी भागों में ईस्वी पूर्व 6ठी शताब्दी का एक महान धार्मिक उथल पुथल का काल था और वैदिक धर्म बहुत जटिल हो चुका था। ये दोनों सही है। इसीलिए वैदिक धर्म जब जटिल हो गया तो इसके विपक्ष में जो है जैन धर्म और बौद्ध धर्म की उत्पत्ति हुई है। कालपी नगर किस नदी के तट पे है? तो कालपी नगर जो है यमुना नदी के तट पे है। और ये कालपी नगर कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश के जालौन जिले में स्थित है। और कालपी को किसने बसाया था? तो राजा वसुदेव द्वारा बसाया गया था। किसके द्वारा? राजा वसुदेव के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 और सूची 2 राजधानी है, इसको आप लोग याद रखिएगा। कुरु का जो है इंद्रप्रस्थ है, तो कुरु का इंद्रप्रस्थ हो गया। पंचाल का क्या है? अहिछत्र है, तो बी का 3 हो गया। और कौशल के क्या है? कौशल साकेत। और वत्स का कौशाम्बी। तो ए का 3, ए का 4, बी का 3, तो एक ही ऑप्शन है, ए का 4 और बी के 3। अगला क्वेश्चन है, जनपद है और राजधानी है, तो मत्स्य की राजधानी कहाँ है? तो मत्स्य जो है विराट होता है, तो विराट हो गया। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ है, हम लोग देखे थे। सुरसेन की राजधानी जो है मथुरा है। अस्मक का राजधानी पोतन है। सुरसेन की राजधानी क्या है? मथुरा, और अस्मक का पोतन। इससे क्या सही हो जाएगा? सी आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो सही सुमेलित कौन नहीं है? तो सही सुमेलित कंबोज, राजपुर हाटक, अस्मक, पोतन, पोटिल, सुरसेन, कौशाम्बी। तो सुरसेन जो है ये गलत है, क्योंकि सुरसेन जो है कौशाम्बी न होकर मथुरा होगा, और कौशल साकेत सरबस्ती है,
ये सही है। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान उत्तर प्रदेश में भारत के प्राचीनतम 16 महाजनपदों से कुल कितने महाजनपद स्थित थे? तो ये 8 महाजनपद स्थित थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा एक कथन प्राचीन भारत की श्रेणी की व्यवस्था के बारे में असत्य है? तो ए में है, श्रेणी व्यापारियों और कारीगरों का संगठन थी। उत्पादित वस्तुओं की गुणवत्ता और कीमत संबंधी श्रेणी द्वारा निर्धारित की जाती थी। श्रेणी अपने सदस्यों के आचरण पर नियंत्रण रखा करती थी। श्रेणी व्यवस्था मात्र उत्तर भारत में प्रचलित थी। तो इसमें असत्य को चुनना है। तो असत्य को क्यों होगा? असत्य क्या होगा? श्रेणी व्यवस्था मात्र उत्तर भारत में प्रचलित थी। ये गलत है, क्योंकि यह दक्षिण भारत में भी प्रचलित था और बाकी बात सब सही है। तो श्रेणी क्या है? तो व्यापारियों और कारीगरों का संगठन है। उत्पादित वस्तुओं की गुणवत्ता और कीमत संबंधी श्रेणी द्वारा निर्धारित की जाती थी। श्रेणी अपने सदस्यों के आचरण पर भी नियंत्रण रखा करती थी। लेकिन श्रेणी जो है उत्तर भारत के साथ साथ दक्षिण भारत में भी प्रचलित है। चलिए दोस्त, आज ये लास्ट क्वेश्चन था। 2 चैप्टर हम लोग किए हैं। फिर अगला जो वीडियो आएगा मॉडर्न हिस्ट्री का आएगा। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो इसका शुरू से आप देख सकते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, ये आपको एग्ज़ाम में ज़रूर सफलता दिलाएगी। और एक हम ये भी कहेंगे कि आप लोग NCERT ज़रूर पढ़िए, काहे कि NCERT से ही क्वेश्चन आएगा। तो NCERT पढ़ना ज़रूरी है। अगर NCERT वीडियो देखना चाहते हैं तो आप क्लास 6 और 7 का वीडियो हम अपलोड किए हुए हैं, आप जाकर देख सकते हैं। दोस्तों, इस चैनल को प्रमोट कीजिए ताकि हम आपके लिए और अच्छा से अच्छा काम कर सकें। लाइक सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कर दीजिए ताकि सब्सक्राइबर बढ़ जाए। थैंक यू दोस्त।